बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन फायरिंग से जुड़ी हुई आज हमलावर की पेशी होने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, हमलावर कॉल थॉमस की आज कोर्ट में पेशी। हमलावर कॉल थॉमस से पूछताछ जारी, हमलावर से मिले हथियारों की भी जांच। ये बड़ी खबर, आज हमलावर की पेशी होनी है। वॉशिंगटन फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर, हमलावर की पेशी होगी। हमलावर कॉल थॉमस की आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो हमलावर कॉल थॉमस से पूछताछ जारी है और हमलावर से मिले हथियारों की भी जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर, आज कॉल थॉमस की कोर्ट में पेशी होनी है। ये वही हमलावर है जिसने ट्रंप और बाकी लोगों पर हमला किया था और ऐसे में अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। हमलावर से मिले हथियारों की भी जांच की जा रही है कि आखिर इसके पास ये हथियार कहां से आए, क्या इसका कोई संपर्क पहले से बना हुआ था, किस तरह से पूरी रणनीति तैयार की गई, कैसे करना है, क्या और कितने लोग इसके साथ शामिल रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इससे पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमलावर कॉल थॉमस को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसकी रिमांड भी ली जा सकती है। तो हमलावर से मिले हथियारों की भी जांच की जा रही है। और वहीं फायरिंग करने वाले आरोपी कॉल थॉमस एलन, अब एक बड़ा खुलासा इससे जुड़ा हुआ सामने आया है। दरअसल गोलीबारी शुरू करने से लगभग 10 मिनट पहले एलन ने अपने परिवार के सदस्यों को एक ऐसा दस्तावेज भेजा जिसे ट्रंप विरोधी घोषणा पत्र बताया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए यह खुलासा किया गया कि बाद में यह दस्तावेज एक रिश्तेदार ने पुलिस को सौंप दिया था। घोषणा पत्र में एलन ने अपने लक्ष्यों के रूप में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में सूचीबद्ध किया है और उसने इस अपनी लिस्ट से एफबीआई निदेशक काश पटेल को बाहर रखा है। उसने लिखा, प्रशासन के अधिकारी एफबीआई निदेशक काश पटेल को छोड़कर वो लोग निशाने पर हैं जिन्हें सबसे ऊंचे पद से लेकर सबसे निचले पद तक के क्रम में प्राथमिकता दी गई है। उसने ये भी लिखा कि अगर जरूरी लगा तो वो और भी आगे जाने को तैयार है। उसने साथ ही ये भी लिखा कि उसकी नजर में ज्यादातर लोग वहां मौजूद रहने का फैसला करके ही इस मामले में शामिल थे। तो यहाँ पर देखिए, काश पटेल का नाम सामने नहीं आ रहा है। ये वो सूची है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से उन सभी के नाम लिखे गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर काश पटेल को बाहर क्यों रखा गया। और जिस तरह से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, ये पूरी उसने लिस्ट बनाई थी जो कि किसी रिश्तेदार के हाथ लगी और उसके बाद ये अब सामने आ रही है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी इस लिस्ट में हैं और उनकी वरिष्ठता के क्रम में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। यानी पूरी हायरार्की के साथ जो अधिकारी हैं ट्रंप प्रशासन के, उन्हें लिस्टेड किया गया है। पूरी लिस्ट बनाई गई है, सूची तैयार की गई है। और देखिए, इस लिस्ट में एफबीआई निदेशक काश पटेल को बाहर रखा गया है। तो प्रशासन के अधिकारी एफबीआई निदेशक काश पटेल को छोड़कर वो लोग सभी निशाने पर थे जिन्हें सबसे ऊंचे पद से लेकर सबसे निचले पद तक के क्रम में प्राथमिकता दी गई है। यानी जो कि ट्रंप के साथ चलते थे, ट्रंप का एक तरह से सपोर्ट थे ये सभी अधिकारी, और ऐसे में इन्हें कहीं ना कहीं उस क्रम के आधार पर चयनित किया गया। देखा गया, पूरी लिस्ट बनाई गई कि किसको किस तरीके से टारगेट करना है। और इसी पर चर्चा भी हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, ये भी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं हम कर्नल दिनेश शर्मा जी से। कर्नल दिनेश, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो सूची बनाई गई थी इस आरोपी के द्वारा, क्या लग रहा है क्या वाकई ये संभव हो पाता? लिस्ट तो बना दी, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा रहती है लोगों के आसपास, क्या राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे? उसके बाद भी लिस्ट बनाई गई, आखिर उद्देश्य क्या था? मैडम, ऐसा हो जाता कि जिस प्रकार से तथ्य सामने आ रहे हैं, अभी ऑफ कोर्स इट इज ए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और फाइनल मोटिव जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी हम सिर्फ जो है कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से ये सिस्टमेटिक ढंग से उसने लिस्ट बनाई है तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि वो हाईली मोटिवेटेड है और उसे जो है ट्रंप और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत गहरी नाराजगी है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसका मस्तिष्क संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति ये समझ सकता है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हायर टॉप ऑफिशियल्स प्रेजेंट होंगे, वहां पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी। और इस सुरक्षा व्यवस्था को निकलकर और आप इतने लोगों को असैसिनेट करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है कुछ
समझ में नहीं आता, या इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पुरानी घटनाओं को आप देखते हैं तो आज से तकरीबन 4 डिकेड पहले इसी होटल के अंदर जो है रोनाल्ड रीगन के ऊपर भी हमला हुआ था। तो ये पॉसिबिलिटी, काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इस समय जब तक कि पूरा मोटिव और पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तो तथ्य जो है सामने आने जो है अभी बाकी हैं। और बगैर तथ्यों के जो है सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं। हम ये भी कयास लगा सकते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान का नाम ले रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है ना ईरान का इसमें हाथ हो। और भी कई स्टोरीज निकल के आती हैं कि क्या इसके अंदर जो है ईरान और ईरान से जुड़े जो उनके प्रॉक्सी ग्रुप हैं, जहाँ उसके मित्र देश हैं, वो इसको एलिमिनेट करवाना चाहते हो, किसी प्रकार की राजनीतिक संकट पैदा करना चाहते हो। क्या अमेरिका के अंदर जो उनकी डीप स्टेट है, या फिर उनका जो हथियार बेचने वाले का जो माफिया है, जी जब पेंटागन के जो जनरल्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके। अगर ये युद्ध चलता रहता है तो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज जो है वो खराब होती है, जिससे अपोजिशन पार्टीज को जो है फायदा मिलता है। तो जी इसके कई स्टोरीज निकल के कयास लगाया जा सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय होगा जिस समय प्रॉपर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल बाद जो है बिल्कुल कर्नल दिनेश, आउटपुट। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ पुख्ता तौर पर सामने आता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी का बयान सामने आ रहा है। और ऐसे में अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जो बयान दिया है, शूटिंग केस में ब्रीफिंग हो। तो हाउस कमेटी कह रही है कि शूटिंग केस में ब्रीफिंग होनी चाहिए, सीक्रेट सर्विस सुरक्षा चूक पर भी बयान दे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ पर ओवरसाइट कमेटी का ये बयान सामने आया, अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी है ये, और शूटिंग केस में ब्रीफिंग की बात की जा रही है। हाउस कमेटी कह रही है कि शूटिंग केस में ब्रीफिंग होनी चाहिए, सीक्रेट सर्विस सुरक्षा चूक पर बयान दें। ये बड़ी खबर कि सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हो सकती है, कैसे ये एंट्री हुई है हमलावर की, इस पर बयान दिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि सुरक्षा जितनी पुख्ता होनी चाहिए थी उतनी थी भी नहीं। तो अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी का बयान सामने आ चुका है, जिसमें वो कह रहे हैं कि शूटिंग केस में ब्रीफिंग हो। यानी ओवरसाइट कमेटी ये कह रही है कि इस केस में ब्रीफिंग होनी चाहिए, सीक्रेट सर्विस सुरक्षा चूक पर भी बयान दे। तो सीक्रेट सर्विस को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी सुरक्षा में चूक कैसे हुई है, इसको लेकर पूरा बयान दे, बताएं आखिर कहां पर कमी रह गई। सुरक्षा पूरी पुख्ता होने के बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो सवाल उठते हैं। डॉक्टर अजीत आप जी, क्या माना जाए, जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की बात पूरी कही गई है, लेकिन उसके बाद भी चूक तो है, जाहिर सी बात है, तभी हमलावर इतना अंदर तक आ जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना मैं कहूंगा, और सुरक्षा में ऐसी वैसी चूक नहीं मानी जाएगी इसको। ये ऐसे मौके पे जब युद्ध का माहौल है और इतने बड़े डिग्निटरी का, जो विश्व का सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड व्यक्ति ये कह लीजिए राष्ट्रपति है, और यहाँ तो ये प्री प्लान्ड इवेंट है जिसके इनवाइटीज लिस्ट हैं, उसकी भी पहले से जांच होती है और उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इन सबके बावजूद इतने, मतलब कह लीजिए दर्जनों वीवीआईपीज इकट्ठे हैं, मीडिया के जितने मुगल कह लीजिए वो इकट्ठे हैं, ऐसे में इतनी बड़ी चूक होना निश्चित रूप से किसी गहरे षड्यंत्र की भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, मैं ये कहूंगा। और जो जिस लिस्ट की आप बात कर रही हैं उसमें दोनों हो सकता है, फंसाने का भी एक एंगल निकल के आ सकता है। ऐसे में मुझे लगता है जैसे ओवरसाइट कमेटी ने जो कहा है कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और एक न्यूट्रल जो भी कांग्रेस के अंडर में हो या जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, तो वो मुझे लगता है कि उस लेवल पे जांच होने की जरूरत है। क्योंकि बार बार इस तरह की वारदातें होना निश्चित रूप से अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम के भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि कैसी व्यवस्था उन्होंने की है जो इस लेवल तक जाता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए आप कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, या तो इसका असर ईरान पे भी होता या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी होता। तो ये बहुत गंभीर विषय है जिसपे बहुत गहरी जांच होने की जरूरत है। बिल्कुल, और ऐसे में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपसे भी हम समझना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है और सीधे तौर पर इसकी जांच होनी भी चाहिए, और जिस तरह से सीक्रेट सर्विस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है, इसको लेकर वो पूरी ब्रीफिंग करे।
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दुनिया में हर जगह होता है। और मैं साथ के साथ ये भी कह सकता हूँ, आप हालांकि थोड़ा पेसिमिस्टिक टेक है, कि ये जब तक सिस्टम रहेगा ये होगा। किसी के प्रति कोई हेट्रेड है या कोई ऐसी फीलिंग है जिससे हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, देखिए ये हर अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है। हम किसी सिस्टम से नाराज रहते हैं तो हम अटैक कर देते हैं, किसी इंसान से नाराज रहते हैं तो ये विल इट स्टॉप फॉर एवर? नो। लेकिन ये एनालाइज करना जरूर है कि एक, जैसा कि अभी को पैनलिस्ट कह रहे थे, कि अमेरिका जैसी सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी सिस्टम में ये कैसे हो जाता है, और सबसे ज्यादा वही होता है। तो एक तरफ पहला, मुझे जो मैं कल से कह रहा हूं कि एक तो वहां का गन कल्चर है कि एनीबॉडी कैन बाय अ वेपन। अगर वेपन की उपलब्धता ही रोक देते जैसे इंडिया में है, तो 80% तो वही सॉर्ट आउट हो जाता कि आप फिजिकल कितना हार्म कर लेंगे, और फिजिकल दूर से नहीं कर सकते। तो फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स एक है, दूसरा रेडिकलाइजेशन एक उनका इशू है, मुद्दा है, तीसरा ट्रंप के बहुत अलग अलग तरह के तरीके हैं बात करने के जिससे लोग नाराज होते हैं। मेरा फोकस गीतू है वहां के सिस्टम पे। जी। आज की तारीख में ये मानना बहुत मुश्किल है कि एक इतने ही मेजर फंक्शन में, जो डिक्लेयर्ड फंक्शन था, पब्लिक प्लेस नहीं था, सडन मूवमेंट नहीं था, प्लान था, उसमें पासेस इशू किए जाते हैं, फ्रिस्किंग होती है, बैरिकेड्स लगते हैं। होटल है तो क्या हुआ, जब पूरी की पूरी कैबिनेट है वहां पे, तो उसकी कुछ लोग कह रहे थे कि वो एक ही लेयर की सिक्योरिटी लगी थी। आई डोंट बाय दैट, इम्पॉसिबल। और ये वो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, जिनके ऊपर अगर आपने एक चाकू निकाल लिया तो आपके सिर में गोली मार दी जाती है। एनवाईपीडी, एलएपीडी, अमेरिकन फेडरल जो गार्ड्स हैं, ये इतने ज्यादा, मैं तो इनसेंसिटिव बोलूंगा, या इतने डरपोक लोग हैं, इनकी पता नहीं मेंटल ट्रेनिंग कैसी होती है कि थोड़े से एक्टिविटीज को देख के वो गोली मार देते हैं। उसके बाद उनके कोर्ट्स उनको क्वेश्चन करते हैं कि रीजनेबल पावर क्या होती है, रीजनेबल पावर क्या होती है, आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, गोली क्यों मार दी। तो एक तरफ तो इनका ये इमेज है कि अगर आपने हाथ में चाकू रख लिया तो वो गोली मार देंगे, अगर आप उनकी तरफ दौड़ के गए तो वो गोली मार देंगे। और दूसरी तरफ ये है कि एक ऑटोमेटिक वेपन लेकर बंदा पूरी की पूरी कैबिनेट के एक प्री डिसाइडेड फंक्शन में अंदर घुस जाता है, लॉबी तक चला जाता है। वो क्या होटल हिल्टन तक पहुंचा होगा, किसी गाड़ी से पहुंचा होगा, गाड़ी से उतरा होगा, या कोई जंगल की तरफ से आ गया, फिर वहां से उसने बैरिकेड्स या जो भी चेक पॉइंट्स है उनको क्रॉस किया होगा। फिर चप्पे चप्पे पे कैमरा होता है, कैमरे का एक मॉनिटरिंग रूम होता है, वहां पे क्विक रिस्पांस टीम्स होती हैं। हर लेयर को कैसे पास करके वो अंदर तक पहुंच गया। लॉबी के अंदर अगर आप उस फ्रेम को फ्रीज करके देखेंगे, जहां वो काफी तेजी से दौड़कर जा रहा है, उसको जिस तरह से इंटरसेप्ट किया गया है, हाईली अनप्रोफेशनल। उसके बाद बॉल रूम से जिस तरह से लोगों को निकाला गया है, ग्रॉसली अनप्रोफेशनल। तो मुझे तो बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है कि क्या हम अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं या कंट्रोल्ड वीडियोस के थ्रू देखते हैं, क्या वो सब एक प्रोजेक्शन है, प्रोपेगेंडा है। एक्चुअल ये है कि उनकी जो ये मैनेजमेंट है सिक्योरिटी की, ये पूरी टेक्निक फ्लॉड है, उनकी मेंटल ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। फिजिकली तो ठीक दिखते हैं, वेपन वाइज भी ठीक है, काफी ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन हर बार एक ऐसा हमला हो जाना, ये ट्रम्प के ऊपर तीसरा हमला है। उनका मार्लोस, वो फ्लोरिडा वाला गेस्ट हाउस पे भी हमला हुआ जी, उनके वो पब्लिक रैली में सिर्फ बिल्कुल। और ये मानिए सर, सुरक्षा में बड़ी सेंध है, इस पर काम करना चाहिए, सिस्टम में जो खामियां है उन पर भी काम करना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर फायरिंग केस में यूएस अधिकारी का दावा सामने आ चुका है, जिसमें कहा जा रहा है नो किंग प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था थॉमस। ट्रंप ईसाई विरोधी पोस्ट करता था थॉमस को लेकर ये बड़ा दावा किया जा रहा है यूएस अधिकारी की तरफ से कि यहाँ पर नो किंग प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था थॉमस। तो थॉमस की क्या सोच रही है, इसको लेकर यहाँ पर जो बातें हैं वो सामने आ रही है। ट्रंप ईसाई विरोधी पोस्ट भी क्या करता था, तो ट्रंप विरोधी पोस्ट और ईसाई विरोधी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि थॉमस जो हमलावर है वो क्या करता था। राम सर, इससे पता चलता है कि थॉमस की जो सोच थी वो कैसी थी। नो किंग प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, जाहिर सी बात है कि ये इस ऐसी सोच में विश्वास रखता था, जिसके चलते जो इसकी पोस्ट सामने आई वो बता रही है कि किस तरह से ट्रंप और ईसाई विरोधी था। देखिए, जहाँ तक उसके ईसाई विरोधी और ट्रंप विरोधी होने का सवाल है, अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये कैलिफोर्निया से ट्रेन में बैठकर शिकागो तक आया, शिकागो से ट्रेन में बैठकर ये वाशिंगटन आया, वाशिंगटन में इसने
होटल हिल्टन में जाकर एज ए गेस्ट वहाँ पर अपने आप को रख लिया। भारत में जैसे बड़े होटलों में जब कभी भी कोई जाता है उसके सामान का एक्सरे स्क्रीनिंग होता है, वहाँ अमेरिका में आज किसी भी होटल में एक्सरे स्क्रीनिंग नहीं होता। ये माना जाता है सभी सभ्य और सुरक्षित लोग हैं, और यही एक कारण है कि वो हथियार लेकर वहाँ पहुँच गया था। पर इसमें जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, पॉइंट टू बी नोटेड है, वो ये है कि उसको इस बात की पल पल की खबर कौन दे रहा था कि इस समय कहाँ फंक्शन हो रहा है, कौन कौन मौजूद हैं। उसने जो लिस्ट बनाई थी निश्चित रूप से वो एक चिंता का विषय है, लेकिन कोई भी एक सामान्य नागरिक, चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का हो, कहीं भी अपने ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन है उसकी टॉप टू बॉटम लिस्ट तैयार नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे कोई गैंग ना हो। निश्चित रूप से इसका कम्युनिकेशन जो है किसी ग्रुप से होगा, और वो ग्रुप जो है नो किंग को जो फाइनेंस कर रहा होगा वो भी हो सकता है, और विदेशी भी हो सकते हैं। ये प्रवासी जो संगठन है उन लोगों का भी हो सकता है, रंगभेदी नीति के लोगों का भी हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन की चीज है, लेकिन अवश्य जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अमेरिका को इससे शिक्षा लेना चाहिए कि सिक्योरिटी वीआईपी की कैसे की जाए। केवल बाहुबल दिखाकर 300 सिक्योरिटी यानी वहाँ मौजूद थी जो कि पर्सनल सिक्योरिटी थी, और 300 लोग क्या कर रहे थे, जैसा हमारे सर ने बताया कि वो अनप्रोफेशनल थे जिस ढंग से उनको उठाया गया। निश्चित रूप से ट्रम्प को जब उठाया और एकदम उठाकर ले जाने लगे तो वो थोड़े से गिर भी पड़े थे, फिर उनको उठाया। सोचिए, जिस देश के राष्ट्रपति को सिक्योरिटी के लोग उठाते समय ये नहीं देखते कि प्रेसिडेंट गिर रहा है, तो ये बात अलग है, उनको संभाल लिया गया। लेकिन 79 की एज के व्यक्ति को इस तरह से कैसे ले जाएं, उसकी उनको सिक्योरिटी को पूरी ट्रेनिंग दोबारा देने की आवश्यकता है। अगर उनको ज़रूरत पड़े तो हमारे देश के एक्सपर्ट से उसकी सलाह ले सकते हैं, पर नहीं, अमेरिका जो है अपने ढंग पर चलता है, अपने विचारों पर चलता है, विरोध भी होता है, लेकिन वहाँ ट्रम्प का जिस तरह से अलग अलग विषयों पर अपना ज्ञान आता है वो उनके लिए दुश्मनी का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ 3 बार अटैक होना ये निश्चित है कि कोई ना कोई संगठन इनके पीछे है, व्यक्ति नहीं है। और वो संगठन क्या डेमोक्रेट्स का हो सकता है या ड्रग माफिया का हो सकता है, इसमें जो है मादुरो को उठाने के वाले लोगों का भी हो सकता है। और कोलंबिया से तो बहुत पहले से दुश्मनी चल रही थी, और यहाँ क्यूबा के लोग तो इनसे बहुत पहले से नाराज थे। चुनाव के वक्त ही ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इन पर गोली चलाई थी वो क्यूबन ओरिजिन का था। अब कहने के लिए तो तरह तरह की अटकलें लग सकती हैं। बिल्कुल, और आंसर लगातार ट्रंप ये भी तो दावे करते हैं कि अगला निशाना क्यूबा ही होगा, तो क्यूबा होगा, इसके बाद ग्रीनलैंड होगा, इसके बाद वो आएंगे नाइजीरिया पर। नाइजीरिया में उनका कहना है यहाँ क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है, और इसके बाद वो आएंगे निश्चित रूप से साउथ अफ्रीका पर, क्योंकि वहाँ की सोने की खदान है और डायमंड पर उनकी नज़र गड़ी हुई है। वो सब जगह दुनिया में जहाँ जहाँ धन गड़ा हुआ है उन सबको अपने दामाद के कंपनी के नाम पर क्रिप्टो करेंसी में बदलना चाहते हैं। ये बात जग जाहिर है। आप विदेशी जितने भी नाटो के टेलीविजन हैं, जर्मनी के देखिए चाहे स्पेन के देखिए, सब जगह इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, खुलेआम कह रहे हैं। अब तो यहाँ तक भी लोग कहने लगे कि सिंगापुर का जो मलाक्का का जल डमरू मध्य वो भी हो सकता है भविष्य में इनकी तीखी नजर में आ जाए। लेकिन ये सब जो कुछ भी हो रहा है मानवता के अहित में हो रहा है, और आज दुनिया में जिस तरह से अनिश्चितता फैली हुई है, निश्चित रूप से यहाँ एक बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही हो गई है। ईरान ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान चूंकि अमेरिका की उंगलियों पर नाचने वाला देश है, इसलिए उसके माध्यम के थ्रू कोई समझौता नहीं होगा। और यही एक कारण है कि कतर में जाकर और उन्होंने ओमान में जाकर इस तरह के प्रयास किए हैं कि कोई दूसरा मीडिएटर आ जाए, क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता ये युद्ध आगे बढ़े और अमेरिका तो चाहता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी शक्ति का बिल्कुल, लेकिन समझौते की सोच भी नजर नहीं आ रही है। जो बड़े बड़े बयान ट्रंप दे देते हैं, अब तो खैर इनके साथ ही जो पूरा हादसा हुआ है इसको लेकर ज्यादा बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप जिस तरह से समझौते की तरह से बात करनी चाहिए उस तरह के बयान देते नहीं हैं, और यही बड़ी वजह भी है। अजिताभ जी देखिए सर, जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, ऐसे में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ट्रंप बड़े बड़े दावे तो करते रहे हैं, लेकिन जो इनकी इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन पर भारी पड़ती हुई ना दिखे, और आने वाले दिनों में हम देखें कि और ज्यादा
ज्यादा विरोध इन्हें ना झेलना पड़े, क्योंकि इतना अगर इन्होंने सोच रखा है कि लगातार ये कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यूबा पर जाएंगे, उसके बाद अपनी मनमानी करेंगे, साउथ अफ्रीका पर भी इनकी नजर है, नाइजीरिया पर भी है, तो क्या ये वाकई संभव हो पाएगा? ये ट्रंप के दुश्मनों की जो सूची है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए गीतू जी, ट्रंप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और इसके साथ साथ वो एक राजनीतिज्ञ कम वो एक बिजनेसमैन ज्यादा है। दूसरा ये उनका टर्म है, इसके बाद उनको राष्ट्रपति बनने का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं वो बन सकते। इन सारे चीजों को लेके उनको एक इतिहास में अगर अपने नाम दर्ज करवाने हैं, उनको नोबेल प्राइज भी लेना है, उनको ये भी करना है जो अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, वो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक अमेरिका को ले जाने की हठधर्मिता भी उन्होंने पाल रखी है और उनके जो एक्शन है वो भी इस बात के गवाह हैं। जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में किया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा और बातें भी हो रही है कि भाई 3-4 राष्ट्रपति जो सोच रहे थे, कब से सोच रहे थे ईरान को ऐसे करना वैसे करना, किसी ने हिम्मत नहीं की या किसी ने उस तरह का एक्शन नहीं लिया और ट्रंप ने वो कर दिखाया। तो कई मामलों में, या दूसरी तरफ आप ट्रेड का देख लीजिए, ट्रेड वॉर जो एक तरह से इस वॉर का एक प्रिकर्सर था, ट्रेड वॉर आज के डेट में उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगा के हर देश को लिटरली डिस्टेबलाइज किया, पूरी विश्व की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज किया, वो भी अपने एक नायाब दुनिया को एक कह लीजिए तोहफा इन्होंने दिया था। तो ऐसे ऐसे कई उन्होंने कदम उठाए हैं, उसको देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे कि जो जिस तरह की बातें हैं कि एक लिस्ट बना रखी है अमेरिका ने, उसमें 7 देशों का खास करके नाम है, इस तरह के कयास भी लगाए जा सकते हैं। और इस हमले से एक चीज और उभर के आ रही है जो मीडिया में इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं वो बॉल रूम कनेक्शन तो इसका नहीं है कि उन्होंने एक पाल रखा है कि एक बहुत बड़ा वो बॉल रूम होना चाहिए व्हाइट हाउस के लिए और हो सकता है ट्रंप के ही नाम पे, अब तो हर चीज का नाम भी उसी नाम पे वो कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टैचू बनाने की उनकी जो महत्वाकांक्षा है शायद शुरू भी हो चुका है। ऐसे कई प्रोजेक्ट उन्होंने या तो शुरू कर दिए हैं या उसको शुरू करने का अभी अगले 2-3 सालों में उनका है। तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सी संभावनाएं सामने आ रही हैं और अब देखना होगा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले भी होंगे। बड़ी खबर आ रही है फायरिंग केस के अभियुक्त पर ट्रंप का बड़ा दावा। ये बड़ी खबर, फायरिंग केस के अभियुक्त पर ट्रंप ने दावा कर दिया है। कट्टर ईसाई विरोधी है कॉल थॉमस। तो कॉल थॉमस के अंदर नफरत भरी है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि कट्टर ईसाई विरोधी है कॉल थॉमस। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा, हालांकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से कट्टर ईसाई पोस्ट वो क्या करता था। तो कॉल थॉमस को लेकर अब ट्रंप ने भी अपनी बात रख दी है, कर्नल दिनेश, और ऐसे में कॉल थॉमस के अंदर नफरत भरी है। इस बात का जिक्र भी यहाँ पर ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप साहब तो बहुत बातें कर रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर राम साहब कह रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है उन्हें उठाना नहीं आता कि प्रेसिडेंट को कैसे उठाना, वो नीचे गिर गए थे। लेकिन जो अपनी महिमा गाथा जो इन्होंने अभी इंटरव्यू दिया जो कि अभी टेलीकास्ट होगा, उसमें ये कह रहे हैं कि मुझे सीक्रेट सर्विस वाले उठाने के लिए आए, लेकिन मैंने कहा कि मुझे देखने तो दो कि हो क्या रहा। खैर छोड़िए उनकी बातें। अब ये ट्रंप साहब ने कैसे असेस कर लिया कि जिसने उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश किया वो कट्टर ईसाई है, वो एंटी ईसाई है, और उसके बारे में और चीजें जो बातें कर रहे हैं जस्ट बेस्ड ऑन हिज सोशल प्रोफाइल। और दूसरा जो है बातें निकल कर आ रही हैं कि वो नो किंग्स रैली के अंदर शामिल हुआ था। फिर बातें निकल कर आ रही हैं कि उसने कमाला हैरिस को जो है $20,000 का जो है अनुदान दिया था। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि बात को किस डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहे हैं या किस प्रकार का नैरेटिव बना रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम कल के डिस्कशन में भी मैंने बताया था, वो बात को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। जैसे राम साहब ने पूरी लिस्ट बना दिया कि इसके बाद वो कहां कहां अटैक करेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपना नाम जो है इतिहास के अंदर जोड़ना चाहते हैं, और उसके बाद उसके अलावा जो है वो हर किस्म की
चीज को जो है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, युद्ध है, जहाँ लोगों को धमकियां देनी है, वो इसको एक प्रकार से डील समझते हैं और डील के अंदर वो देखते हैं कि उसका क्या प्रॉफिट हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ जो मिनरल रिच कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ये हमला कर सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं और उसके अंदर देश अमेरिका को तो फायदा होगा, साथ साथ इनके परिवार को भी फायदा होगा। लेकिन मैं लास्ट में एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं मैडम, डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहे कुछ करें, जहां अपने इरादों में सफल हों, लेकिन वो जितना नुकसान करके जा रहे हैं अमेरिकन लोगों का, वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20-25 सालों के अंदर जो है वो पूरा कर पाएंगे, जिस प्रकार के खतरे के अंदर ये अमेरिकन को डाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वेनेजुएला के लोग ये भूल जाएंगे? आप क्या समझते हैं कि ईरान के अंदर जिस प्रकार का इन्होंने कोहराम मचाया हुआ है, देखिए जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई हो जाएगी 20-25 साल, 10-20 साल के अंदर ईरान दोबारा जो है अपनी टूटी हुई इमारतों को बना लेगा। लेकिन उसका क्या होगा? जो जी। ईरान के 9 करोड़ लोगों का जज्बा है, क्या वो भूलेंगे इन बातों का? बिल्कुल और उनको बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल नहीं भूल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर भी ये सामने आई थी कि किस तरह से बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा स्कूलों में कि अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर, और एक तरह से उनके जहन में ये बातें उड़ेली जाएगी। तो जैसा आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है साहिर सर, और किसी भी सभ्यता को अगर खराब करना हो तो जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर इस तरह का जहर घोल दें। और सही कह रहे हैं, जो अमेरिकन होंगे आने वाले समय में वो इसका भुगतान करेंगे। जो ये सब पढ़ाया जाएगा इन ईरानियन बच्चों को, उसके बाद क्या कुछ इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी एक नींव रख दी गई है कि आने वाले दिनों में शांति किसी भी हाल में नहीं रहेगी विश्व में। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम फंडामेंटलाइज हो रहे हैं, इवोल्यूशन के साथ फंडामेंटलिज्म खत्म होनी चाहिए थी। समझ बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं जो फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और उनको इसके लिए बहुत ज्यादा फायदे दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। देयर आर पीपल जो कि फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल सोच को प्रमोट करते हैं, उसको पैरेलल मीडिया में अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से पेडल करते हैं, और सरकारों के पास अभी वो टूथ नहीं है, एजेंसीज के पास, कि उनके फाइनेंशियल लाइंस को ट्रैक कर पाए। क्योंकि अगर जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और मुझे कल इंडोनेशिया ने बुला के कोई एक प्राइज दे दिया, ऑफिशियल प्राइज, कि ये $1 लाख इनके हैं, इन्होंने बहुत मीडिया में काम किया, इस तरह की चीजें दुनिया भर में हो रही हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है, ये चाइनीज फिलॉसफी सोच भी है, हमारी भी पहले थी इतनी डेप्थ, कि अगर किसी अपने यंगस्टर्स के माइंड में रेडिकलाइजेशन या किसी किस्म की फिलॉसफी थ्योरीज भरनी शुरू कर दी तो वो इतनी डीप हो जाती हैं। मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वहां पे एक पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ को लेके इतना ज्यादा आपको अच्छा बताया जाता है कि वो बच्चे बाद में उस धर्म ग्रंथ के गुलाम से हो जाते हैं। कि नहीं जी, हम तो इसको तकिए के नीचे ये बुक रख के सोएंगे क्योंकि हमको ये गॉड ऐसे हेल्प करेगा। तो ये चीजें हो रही हैं, और इसी का ये आउटकम है कि इस किस्म का हेट्रेड टुवर्ड्स अदर रिलीजन या टुवर्ड्स ओन रिलीजन के कुछ थॉट्स को लेके इवोल्यूशन के साथ विवेक बढ़ना चाहिए, कि जो कि होता दिख नहीं रहा है, ये अनफॉर्चुनेट। लेकिन कुछ संस्थाएं दुनिया भर में इसके काउंटर में भी काम कर रही हैं। हमारा एक छोटा सा और टेक है, इफ यू परमिट मी 30 सेकंड्स। मुझे अमेरिकन गवर्नेंस मॉडल में बहुत सी खामियां दिखी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इन खामियों पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें, हम सीसीटीवी फुटेज ट्रंप ने देखा है। जी हाँ, ये जो हमला हुआ है इसका सीसीटीवी फुटेज ट्रंप ने देखा। कैबिनेट सदस्यों के साथ सीसीटीवी फुटेज देखी गई है। ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग जो हुई थी, ट्रंप अब उसका सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और शायद समझ भी पाए कि कहां पर क्या खामी हुई थी और किस तरह से उनकी सिक्योरिटी है, क्या ये ब्रीच हुआ है और ऐसे में किस तरह से उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी। ये तमाम जो बातें हैं वो हो सकता है कि जब ये सीसीटीवी फुटेज ट्रंप देखेंगे तो सामने आएगी। साहिर सर अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो वो उनको ऐसा लगता है, बिकॉज ग्रॉसली अनट्रेन्ड है, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर अभी भी एक सोल्जर है। जैसा कि आपने देखा था, पहला हेडशॉट जब लिया गया था उनकी रैली के समय, उसके बाद उनका जो बॉडी का एड्रेनलिन फ्लो है ना, कि तो वो बढ़ता है, ये एक बायोलॉजिकल चीज है। और उसके बाद उन्होंने कुछ अलग किस्म की लैंग्वेज यूज की थी। ठीक इसी तरह इस बार भी उनका एक एड्रेनलिन फ्लो, जो उन्होंने खुद ही कहा कि आई वांटेड टू कंटिन्यू, मतलब ही वांट्स टू कम बैक। एक जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके बारे में उनको उसकी साइंस नहीं पता, उसके मैकेनिज्म नहीं पता,
वो गुस्से में एक बच्चा जैसे मेरे से कोई लड़ेगा तो मैं वापस जाके करूंगा, इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि वो बच्चा हो सकता है, ये जो अटैकर था हो सकता है इसके साथ कुछ और लोग होते, हो सकता है इन्होंने कुछ प्लांट किए होते। बिल्कुल। इसकी वजह से स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल एसओपीज होती हैं जहां पे पहले सबको इवैक्यूएट कराया जाता है, नहीं तो कोलैटरल डैमेजेस या कोई नेक्स्ट स्टेप सेकंड टैप हिट होता है, जो उस तरह की चीजें ट्रम्प को नहीं पता है। तो ये फुटेज देखना, अगर प्रेसिडेंट के पास ईरान वॉर के समय इस तरह के फुटेज देखने का भी टाइम है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द ब्रीफिंग कि और किसी ने शायद से सब मुझे कुछ तो लग रहा है समय की बर्बादी वो करना चाहते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए किसी भी तरह का जो पोस्ट है वो नहीं आया ईरान को लेकर, क्या कुछ करना है उन्हें, अब सारा फोकस उनका इसी पर है कि कैसे हमलावर आया, और इसकी फुटेज भी देख रहे हैं। हाँ, तो ये उनका टाइम मैनेजमेंट दिखाता है, जबकि जो प्रोफेशनल्स थे उसको पूरा एनालाइज करके उनको एक ब्रीफिंग करते, इंस्टेड ऑफ ट्रम्प वाचिंग द वीडियो कि कैसे मिलेनिया को हटाया गया, कैसे जेडी वांस को जिस तरह से उठा के ले गए थे, दैट चैप शुड बी सस्पेंडेड। वो कंधे से पकड़ के अचानक खींचा, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल कि कैसे शोल्डर लिफ्ट करना है, बैठे हुए आदमी को अचानक एक कैपेसिटी तोड़, कई चीजें हैं वो इसमें कवर नहीं कर सकते। मैं एक 30 सेकेंड ये कह रहा था कि अमेरिका में एक के बाद एक पिछले 4-5 बारों से वीक प्रेसिडेंट्स आते थे, इसीलिए वहां की मीडिया और वहां की जो सीआईए टाइप की मतलब गुप्तचर संस्थाएं रूल करती थी, जो लिख के दे दिया ओबामा वही पढ़ेंगे, जो लिख के दे दिया बाइडेन वही पढ़ेंगे, फिर ऑटो पेन ले आए। इसको ट्रम्प ने तोड़ा है। ट्रम्प इज अ लीडर, गुड बैड ये दुनिया बाद में देखेगी, बट उसने एक कमजोर तंत्र को तोड़ा है, और इससे वो तंत्र भी उनसे खासा नाराज है, और उन्होंने वो काम किए जो 3 दशकों से कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया। ईरान के लिए हर प्रेसिडेंट एक ही चीज चाहता था, उनको डिग्रेड करना, मिलिट्री डिग्रेड करना, उनकी प्रॉक्सीज को खत्म। ट्रम्प डिड दैट। ये किताबी सैंक्शन से तो नहीं रुक रहा था। इसी तरह अमेरिका के अंदर उन्होंने सीएनएन रूल करेगा या सीआईए रूल करेगा, इस संस्था को खत्म किया है। हालांकि अभी भी वो संस्थाएं खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये एक हमको पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखता है फॉर इंडिया। जितना अमेरिका इस तरह से वीक होगा, तो उनकी जो अननेसेसरी डोमिनेशन या मोनोपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाने की थी, उसके लिए इंडिया को एक अच्छा चांस मिलेगा। मैं इस टॉकिंग ऑफ द टॉपिक ईरान अमेरिका वॉर को भी इंडिया के लिए एक अच्छा और ग्लोब के लिए एक अच्छा स्टेप देखता हूँ। बिल्कुल, और शायद भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर ये हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अजिताभ, अभी कुछ दिन पहले ही की बात है जब ट्रंप बहुत कुछ भारत के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, और पोस्ट उन्होंने किया बाकायदा, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर किस तरह के बयान दे रहे हैं। भारतीयों के बारे में जिस तरह की बातें उन्होंने की वो वाकई ऐसी थी कि जिससे कहीं ना कहीं उन्हें सोचना चाहिए था कि आखिर कह क्या रहे हैं। लेकिन इतना बड़बोलापन, लेकिन हदों को पार नहीं करना चाहिए था ट्रंप को। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप इज ए कंफ्यूज्ड मैन, और अब इस तरह के भी बातें कयास लगाए जाते हैं, और उनके स्टेप्स भी कई ऐसे उन्होंने कदम उठाए हैं जो उनके मेंटल स्टेटस पे भी एक क्वेश्चन मार्क करता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह के उन्होंने कई ऐसी वारदातें की है, सिर्फ भारतीयों या भारत के ही अगेंस्ट में नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी देश आप बता दीजिए, उनके अपने जो यार थे, उनके अपने जो शागिर्द थे, उसको भी उन्होंने लपेटे में लिया है किसी ना किसी वक्त, कहीं ना कहीं। आज नेटो का क्या हाल है, यूरोपियन यूनियन कहाँ खड़ा है, कनाडा जैसा देश जो उसका एक लिटरली अमेरिका का एक पिछलग्गू हुआ करता था, भक्त हुआ करता था, उसको वो अपना 51वां स्टेट बनाने जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं। ग्रीनलैंड और फिनलैंड आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी अफ्रीका से लेके अमेरिका के अंदर जिस तरह के उनके ख्यालात हैं और ख्वाब हैं, ये कई बार तो लगता है कि क्या ये वही अमेरिका है जो एक पथ प्रदर्शक का, मार्गदर्शक का और सिक्योरिटी गारंटर का प्रभुत्वता में भी कहीं ना कहीं वो एक स्थान रखता था। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखिए अमेरिका ने कई ऐसी चीजें की हैं जिसने निश्चित रूप से विश्व में एक नई व्यवस्था, उसमें खामियां तो हर व्यवस्था में होती है, 5 उंगली बराबर नहीं होता, बट कई ऐसे इनिशिएटिव लिए जिससे विश्व को एक नया मार्गदर्शन मिला था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये वही ट्रंप है। आज देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज तो कहते हैं कुछ है ही नहीं जी, ये तो बकवास है। वो अपने बिजनेस को क्लाइमेट से ऊपर रखे हुए हैं। पूरे विश्व में आज देख लीजिए गर्मी का क्या हाल है, और ये इतने बड़े बड़े बम जो गिराए जा रहे हैं ईरान में, क्या वो सिर्फ ईरान में ही उसका असर होगा? क्या उसका कोई लिंक नहीं है? तो ऐसी ऐसी बातें वो जो करते हैं,
उससे कहीं ना कहीं अमेरिका भी खोखला हो रहा है, अमेरिका की जो व्यवस्था है वो भी खोखली हो रही है। और ये अटैक उसका ही एक परिणाम है कि आज उसके जो नो किंग्स मूवमेंट हुआ और इस तरह के लोग निकल के आ रहे हैं जो ट्रंप और उसके जो साथी हैं उसका लिस्ट तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है ट्रंप को भी सीखने की जरूरत है। ट्रंप को सीखने की जरूरत है और बाहर देखने से पहले अपने घर को तो देख लें, अंदर कितनी खामियां, उन्हें कैसे दुरुस्त करना है, इस पर फोकस ट्रंप को करना चाहिए था, जिसमें कि वो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और इसी का खामियाजा ये है कि जिसके चलते इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। कर्नल दिनेश, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? मैडम देखिए, ऐसा है कि ट्रंप के आने के बाद, जैसे मैं डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ट्रंप ने जो है अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनको जो है अपनी भाषा का दुरुपयोग करके उसके सारे मित्र जो हैं वो दूर चले जा रहे हैं। मैं अब एक एक इंसिडेंट के बारे में नरेट करना जो है आपके विख्यात चैनल का समय लेने नहीं चाहता हूं। आप चाहे यूरोप को देख लीजिए, ईयू को देख लीजिए, नाटो को देख लीजिए, और नहीं है, माफ कीजिएगा। और जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ है, ऐसे में ट्रंप को भी देखना होगा कि आखिर अंदरूनी खामियां क्या है, उस पर काम करना जरूरी है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।